अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टैटिस्टिक्स के पास पेपर जो हैं वो शुरू करे थे और अब इसका जो रिमेनिंग काम है वो पूरा कर रहे हैं। हेडिंग है स्कैटर डायग्राम्स। ये टॉपिक 2018 के सिलेबस में ऐड हुआ था। आप नोट सेक्शन में हेडिंग डाल दीजिएगा स्कैटर डायग्राम। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखो। स्कैटर डायग्राम बेसिकली उन पॉइंट्स को शो करती है। इस टॉपिक में हम पॉइंट्स को ना ग्राफ पे जब प्लॉट करते हैं तो हम उनके क्रॉसेस लगाते हैं, डॉट नहीं लगाते बल्कि क्रॉस लगाते हैं। और एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई, हम इनको ऐसे शो करते हैं। ये जो डायग्राम है जिसमें हम पॉइंट्स को ऐसे बना दें, क्रॉस लगाकर शो कर दें, इसको कहते हैं स्कैटर डायग्राम। तो सबसे पहले आपने हेडिंग डाली थी स्कैटर डायग्राम और उसमें साइड हेडिंग दे दो इंट्रोडक्शन, और उसमें ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। फिर ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। अब इसमें ना आपने अच्छा मुझे बता दीजिएगा, अगर आपने कॉपी कर लिया हो तो मुझे बता दीजिएगा। देखो, अब तुम्हें इन पॉइंट्स को ज्वाइन नहीं करना। जब एग्जामिनर कहेगा स्कैटर डायग्राम बनाओ, तो स्कैटर डायग्राम का मतलब है कि आपने इन क्रॉसेस को ऐसे ही छोड़ना है, ज्वाइन नहीं करना।
ठीक है, ये भी कॉपी हो गया। डू नॉट ज्वाइन द पॉइंट्स। जो स्कैटर डायग्राम होती है उसमें हम पॉइंट्स को ज्वाइन नहीं करते। अब हेडिंग डालो, साइड हेडिंग डालिएगा लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अब देखो, लाइन ऑफ बेस्ट फिट हम फिजिक्स में भी ड्रॉ करते हैं, मैथ्स में भी करते हैं। मैथ्स में ये 2018 के सिलेबस में आई। दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या होती है? जो सारे क्रॉसेस के दरमियान में से जाए। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सारे क्रॉसेस या मेजॉरिटी क्रॉसेस को उठाए, लेकिन ऐसी लाइन हो जो डिस्ट्रीब्यूशन वाइज दरमियान में आ जाए, सारे पॉइंट्स उसके इधर उधर स्कैटर्ड हो। इसको कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो आपने हेडिंग डाली, उसमें लिखिएगा कि अ लाइन, आई एम सॉरी, a straight line which passes through a population of crosses a straight line which passes through a population of crosses such that it covers the whole population पूरी पॉपुलेशन को कवर करे। ठीक है, अब तो इसको तुम्हें गौर से देखना है। लाइन ऑफ, ये स्ट्रेट लाइन है जो क्रॉसेस के बीच में से जा रही है। ठीक है, अब ये पॉपुलेशन डिवीजन हो गई। अब तुम साइड हेडिंग डाल दो, कोरिलेशन।
कोरिलेशन जो है ये भी ज़ाहिर है कि उसी जगह, जैसे स्कैटर डायग्राम नया टॉपिक है ना, तो कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट समझना होगा। ये प्योर स्टेटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है। जब दो चीजें आपस में रिलेट करती हैं तो आपको फिजिक्स में जैसे रिलेशन निकालना होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसी तरह एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कोरिलेशन, अ म्यूचुअल रिलेशन और कनेक्शन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। जैसे आजकल अब गैस की शॉर्टेज हो रही है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम होता है तो घरों में गैस की शॉर्टेज होती है। जब टेम्परेचर ऊपर जाता है, गर्मी होती है, तो बिजली की शॉर्टेज हो जाती है। ये एक कोरिलेशन है। जब हम देखते हैं, जैसे मास्क आपने देखा, जब कोविड हो गया तो मास्क की डिमांड बढ़ गई, ये कोरिलेशन है। फिजिक्स में कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये कोरिलेशन है। तो मैथ्स में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है कोरिलेशन, अगर आप इसको गौर से देखें ना, तो कोरिलेशन, तो ये आपको साइड हेडिंग डालकर ये वाला कॉन्सेप्ट कॉपी करना है। साइड हेडिंग दीजिएगा पॉजिटिव कोरिलेशन। अब देखो, पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है कि लाइन ऊपर की तरफ जाए, एक्स क्वांटिटी बढ़ रही है और वाई क्वांटिटी भी बढ़ रही हो, ये जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, उससे कुछ मिलती जुलती चीज है। 100% डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि दोनों क्वांटिटीज इकट्ठी बढ़े, इकट्ठी कम हो। तो लिखिएगा, साइड हेडिंग दीजिएगा पॉजिटिव कोरिलेशन, और उसमें लिखिएगा टू क्वांटिटीज टुगेदर इंक्रीज और टुगेदर डिक्रीज। टू क्वांटिटीज टुगेदर इंक्रीज और टुगेदर डिक्रीज।
और उसमें ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। ये कॉपी कर ले तो मुझे बताइएगा। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन। अब साइड हेडिंग डालो नेगेटिव कोरिलेशन। अब नेगेटिव कोरिलेशन क्या होती है इसको समझना कि ये जो तुम देख रहे हो इसको कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। ये इनवर्स प्रोपोर्शनल की तरह है, वो है नहीं क्योंकि उसमें तो कर्व बनता है। इसमें क्या होता है कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट का ग्रेडियंट नेगेटिव होता है, एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, बट दे आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लिखिएगा कि if one quantity increases, if one quantity increases and the other quantity decreases, one quantity increases and the other quantity decreases, but they are not inversely proportional. But they are not inversely proportional. फिर ये वाली स्क्रीन कॉपी करें।
ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये ध्यान से कॉपी करिएगा। जब आप इस पे ग्रेडियंट निकालना चाहें तो इस पर एक ट्राइंगल बनाएं और उससे ग्रेडियंट निकाल लें। उसके नीचे लिखिएगा कि ड्रॉ अ ट्राइंगल, ड्रॉ अ ट्राइंगल ड्रॉ ट्राइंगल टू फाइंड द ग्रेडियंट। उसी डायग्राम को अपडेट कर लो, उसी डायग्राम को अपडेट कर लो। उसी डायग्राम को अपडेट कर लो।
अब हेडिंग डालो, साइड हेडिंग नो कोरिलेशन। अब नो कोरिलेशन क्या होता है, इसका जरा कॉन्सेप्ट समझ लो कि नो कोरिलेशन का मतलब है कि उसमें कुछ भी ना हो, वो ना वो पॉजिटिव कोरिलेशन हो ना नेगेटिव हो, पॉइंट्स इस तरह बने हुए हों कि कोई प्रॉपर बेस्ट फिट बन ही ना सकती हो, तो इसको कहते हैं नो कोरिलेशन। तो लिखो कि इसमें लिखिएगा नो कोरिलेशन की डेफिनेशन में लिखिएगा, इफ देर इज नो if there is no definable relation, if there is no definable relation if there is no definable relation between two quantities, if there is no definable relation between two quantities, ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। ये वाली स्क्रीन कॉपी कर लें। अब देखो, हमने तीन तरह के कोरिलेशन डिस्कस कर लिए। ये टॉपिक 2018 में आया था और उसके बाद इसमें बड़े रिपीटेड क्वेश्चंस पेपर में आए, बड़े साइज के 1.5 पेज के, और उसमें ये कोरिलेशन आइडेंटिफाई करनी होती थी। अब इसमें दो तरह की कोरिलेशन ज्यादा मशहूर हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तुम दोनों को स्क्रीन पे देख रहे हो। एक कहलाता है पॉजिटिव कोरिलेशन और दूसरा कहलाता है नेगेटिव कोरिलेशन। देखो ये वाला ना। अब तुम हेडिंग डालो एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन।
एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट बनाओ। ये कॉन्सेप्ट बहुत कम आता है मैथ्स में। देखो जो पॉजिटिव कोरिलेशन होती है, अगर तुम स्क्रीन पे आप देखो तो पॉजिटिव कोरिलेशन जो है वो ये भी है और ये भी है। दोनों में फर्क ये है कि जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है उसमें पॉइंट्स बहुत करीब हैं, और उसके बाद वाला भी पॉजिटिव है लेकिन उसकी कोरिलेशन जरा वीक है, पॉइंट्स स्कैटर्ड हैं। इसी तरह स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है, वीक नेगेटिव है, और मॉडरेट नेगेटिव है, और नो कोरिलेशन तो एक अलग फॉर्म है। तो इसका मतलब है डिग्री ऑफ स्कैटर देखना पड़ता है, और बाजों का डिग्री ऑफ स्कैटर बहुत कम होता है, बाजों का बहुत ज्यादा होता है। ये फर्क है जिसको कहते हैं एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन। तो इसमें लिखिएगा कि दिस शोज दिस शोज this shows how scatter the points are. This shows how scatter the points are इससे पता क्या चलता है कि तुमने जो पॉइंट्स लगाए हैं उनका डिग्री ऑफ स्कैटर कितना है। ठीक है, अब तुम इसमें ग्राफ पेपर लेकर आ जाओ। अब तुम ऐसा करो कि ग्राफ पेपर लेकर आ जाओ। अगर तुम्हारे पास ही हो या तुम ले आओ तो मुझे अपडेट कर दो। गुड। अच्छा, अब मैं तुम्हें टेबल ग्राफ से स्क्रीन पे दिखा देता हूं, और तुम इसको देखो। ये टेबल है, ठीक है, और मैंने ग्राफ का स्केल भी बनाया है। तुम्हें क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, तुम बस ये करो कि ये जो टेबल है इसको इसको ना क्रॉसेस लगा दो, जोड़ना मत उनको, और बस क्रॉसेस लगाने हैं। टेबल का स्केल मैंने ग्राफ का दिखाया, और टेबल भी स्क्रीन पे दिखाया।
इसको प्लॉट करो तो मुझे बताना। अगर तुम इसको बनाओ तो पिक्चर मुझे शेयर कर देना और यहां से भी कंपेयर कर लेना।
अब इस पर लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बना लो। इस पे लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना लो। ठीक है, बेस्ट फिट लाइन बना लेना इस पर। ये जो टॉपिक है इसमें ये दो चीजें आती हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट मांगेगा, पहले क्रॉसेस लगवाएगा, स्कैटर डायग्राम बनाएगा, उसके बाद एक सूटेबल बेस्ट फिट लाइन बनवाएगा, जैसे यहां तुम्हें नजर आ रही है, ये सब बेस्ट फिट लाइंस हैं। तो ये जो कोरिलेशंस होती हैं, ये जो कोरिलेशंस होती हैं, इनमें बेसिकली इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहले आपको क्रॉसेस लगाने होते हैं, फिर लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी होती है, फिर उसके बाद बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें वो ग्रेडियंट वगैरह भी मांग लेता है, और वो कहता है कोई पॉइंट रीड कर लो और किसी पॉइंट पे जाकर कोई नंबर रीड कर लो। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अब नोट सेक्शन में हेडिंग डाल दो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। हेडिंग डाल दो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, सिलेबस अपडेट 2018। ये टॉपिक भी नया है और ये आता बहुत कम है। वैसे तो ये भी 2018 ही में सिलेबस में आया था, लेकिन ये इट डिडंट गेट एनी बिग रेपुटेशन कि ये बहुत ज्यादा पेपरों में आया हो, ऐसा नहीं हुआ। जैसे स्कैटर डायग्राम वाला जो टॉपिक है ये बहुत आया पेपरों में, बहुत फ्रीक्वेंटली इन्होंने पेपर में एकोमोडेट किया। तो ये टॉपिक जो है उतनी ज्यादा पेपरों में आया नहीं। तो ये जो टॉपिक तुम देख रहे हो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज अ न्यू टॉपिक, और ये भी 2018 में आया था। देखो, पहला कॉन्सेप्ट ये बनाओ कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोबेबिलिटी से बहुत मैच करता है। शुरू में लगता है कि ये है ही प्रोबेबिलिटी। इन मोस्ट इवेंट इट इज डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग। और टेक्निकली प्रोबेबिलिटी तो सिर्फ एक चांस होता है। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज है,
फर्क यह है कि जब कोई इवेंट होने वाला होता है, जैसे तुम कोई डाई रोल कर रहे हो, तो तुम कहोगे कि 6 आने का चांस 1/6 है, ठीक है। अच्छा, जब तुम डाई को रोल कर दोगे 4 मर्तबा 5 मर्तबा, तो जो 6 आए होंगे उनकी रेशो निकाल लो, उसको कहेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। दोनों में क्या फर्क है? इवेंट होने से पहले अगर तुम रेशो निकालते हो तो वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी, और अगर इवेंट हो जाए और उसके बाद तुम्हें एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया और उसके बाद तुम्हें डेटा मिल गया तो तुमने उसको टेबल कर दिया, इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। इसी का दूसरा नाम है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। जो डेटा तुम्हारे सामने आ जाता है वो तुम टेबुलेट कर देते हो। तो हेडिंग डालो, साइड हेडिंग डालो, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन की हेडिंग डाल के लिखो, it is the experimental probability it is the experimental probability। यानी इवेंट होने के बाद अगर तुम उसका डेटाबेस बनाते हो तो उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, और उसी का दूसरा नाम है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट आर सक्सेसफुल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। ये फॉर्मूला आ गया। अब देखो, विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ ट्रायल्स द एस्टिमेट ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट इज मेड यूजिंग द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेक्निक कैन बी मोर एक्यूरेट। ये क्या कॉन्सेप्ट है कि तुमने चेक करना है, एक पॉपुलेशन में जाकर सर्वे करना है, जैसे गैलप सर्वे होते हैं और भी सर्वे होते हैं। तो तुम जितने ज्यादा सैंपल, जितना बड़ा सैंपल बनाओगे, जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे, जितना बड़ा डेटाबेस होगा, तुम्हारा डेटा उतना बेहतर रिजल्ट जनरेट करेगा।
यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ा दो। तुम एक डाई को 100 मरतबा थ्रो करो तो तुम्हारा रिजल्ट ज्यादा रिलायबल होगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम कोई गेम खेलते हो, एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, तो तुम उसमें परफेक्ट होते जाते हो क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ती जाती है। ये हमारा इस टॉपिक में अगला कॉन्सेप्ट होगा। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। देखो, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ वेजिटेरियन एट रैंडम फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल कैन बी फाउंड यूजिंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। the easiest way to calculate this probability is by conducting an experiment। आपने डेटा लिया, आपने 200 लोगों से सर्वे किया, उनमें से 28 लोगों ने कहा कि वो वेजिटेरियन है, तो आपने रेशो बना दी। अब ये बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है, बस फर्क ये है कि देखो, प्रोबेबिलिटी जो होती है उसमें तुम गिनते नहीं हो, मतलब परफॉर्म नहीं करते हो। परफॉर्म से पहले तुम्हें पता होता है एक डाई पर 6 आउटकम्स होते हैं, तो तुम्हें पता है कि 6 आउटकम्स में से 6 तो एक ही मर्तबा आएगा, तो 1/6। लेकिन यहां फर्क यह है कि तुम उसको 6 मर्तबा, 10 मर्तबा, 100 मर्तबा रोल करके डेटा बनाओगे और फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालोगे। अब तुम साइड हेडिंग दो एग्जाम्पल और ये वाली स्क्रीन कॉपी करो।
there is a 40%, there is a 14% chance that a person picked at random will be vegetarian. अब ये वाली स्क्रीन, उसी स्क्रीन को अपडेट कर लो, उसी स्क्रीन को अपडेट करो कि तुम इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो ये एक सैंपल है, तुम्हें इसको कॉपी करने की ऐसा जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ इसका एक्सपेरिमेंट देखो। An estimate of the probability of an event happening can be obtained by looking back at experimental और statistical data. ये relative frequency निकालने का एक अप्रोच है। इसमें दो ग्राफ्स दिए हुए, तुम गौर से देखोगे तो पहले तुम ये वाला लेफ्ट वाला ग्राफ देखो, पहले तुम ये वाला देखो और तुम ऐसे ना डेटा को देखते जाओ, बहुत आसान है। बस तुम्हें ये समझना है कि ये 250 जो है वो तुम्हारे ग्राफ का टोटल है, जो 250 है वो तुम्हारा डेटा का टोटल है, वो नीचे आएगा और बाकी नंबर ऊपर आते जाएंगे। दिस इज अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। चलो अब तुमने ये देख लिया, हेडिंग सॉरी लिखो नोट्स में कि सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज इज 1। जैसे प्रोबेबिलिटी में यही होता है ना कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज 1। चलो अब तुम ये वाली एग्जांपल देखो, इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बस तुम इसकी कैलकुलेशन करो और मुझे आंसर बताओ। आई एम जस्ट कमिंग, आप सॉल्व करके आंसर निकालो।
अगर आंसर निकाले हो तो मुझे बताना, मैं इसकी वैल्यू शो करता हूं, आप इस आंसर्स को कंपेयर कर लो। ठीक है, अब इसके नीचे जो पार्ट है वो कर दो। इसके आंसर्स आए हो पार्ट नंबर 2 के और 3 के तो मुझे बताना, बस आपको ओरल आंसर्स बताने। ओके, गुड। इसके आंसर्स जो हैं, आंसर्स कंपेयर कर लो। ठीक है, गुड। इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, इसमें छोटे छोटे डेटाबेसेस होते हैं और इस तरह के टेबल एग्जामिनर बना कर देते हैं आपको। मेरे ख्याल में बात तो समझ में आ गई है कि ये टॉपिक जो है वो है प्रोबेबिलिटी की तरह, लेकिन इसमें बस कुछ बेसिक फर्क होते हैं कि वो जो प्रोबेबिलिटी होती है
वो एक्चुअली परफॉर्म होने से पहले आ रही होती है, परफॉर्म होने के बाद आती है। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें आप देखो ओरली तुम इसका पार्ट ए करो, कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर ईच पेट। ऐसी पेंसिल से अपनी कॉपी पे लिखते जाओ, फिर आंसर कंपेयर कर लेते। चलो आंसर कंपेयर कर लो, फिर आज का काम यहीं तक रोक लेते हैं। आज का काम जो है वो यहीं तक रोक लेते हैं, और इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। सही है, गुड। इंशाल्लाह फिर इसको नेक्स्ट टाइम करते हैं। अल्लाह हाफिज।